हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। अब जैसे कि पता है आपको डेट शीट आ चुकी है यूपीपीएससी एई की, और इसके अलावा जो है आपकी एसएससी जेई की। यूपीपीएससी एई का जो एग्ज़ाम है वो आपका 1 नवंबर के आसपास है, और जो आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम है वो आपका 4 सितंबर के आसपास है। तो अब आपको तैयारी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी, ओवरव्यू में डालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन करने हैं आपको ईएस और गेट के। तो मैं अपनी कोचिंग जो आप मेरा जो चैनल है इस पर मैं एक क्रैश कोर्स टाइप का चलाऊँगा, जिससे कि मैं सारे के सारे सब्जेक्ट को आपको ओवरव्यू दे दूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ अभी इसी तरीके से आपको सर्वे का ओवरव्यू दे करके टैकोमेट्री आपको मैं पढ़ाऊँगा आज इसमें। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। देखो हमने सर्वे में क्या पढ़ा है अभी तक। सर्वे है क्या, हमारा रिलेटिव पोजीशन को मेजर करने के लिए हम लोग जो भी हमारे अर्थ के नीचे या ऊपर है, या उसकी डिस्टेंस डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, उसके एलिवेशन को मेजर करने के लिए हम लोग सर्वे का हेल्प लेते हैं। तो सर्वे होता है वो मेरा दो तरीके का होता है, एक तो होता है आपका प्लेन और एक होता है आपका जीरोटिक सर्वे, है ना। ये आपने पढ़ लिया। प्लेन सर्वे क्या होता है, जिसका एरिया बहुत स्मॉल हो, जब एरिया क्या हो, स्मॉल हो, और इसमें एरिया क्या हो, लार्ज हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या पूछता है, इसमें हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, अर्थ कर्वेचर कंसीडर की जाती है, और इसमें अर्थ हम प्लेन सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। और जो जियोटेक में जो एरिया होता है वो 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, और जो आपका प्लेन होता है उसमें जो एरिया होता है वो लेस देन 260 किलोमीटर से कम होना चाहिए। ये अभी का जो है, पहले तो 195 था, जो सर्वे ऑफ इंडिया की था उसमें 195 लिया जाता था, अब जो है 260 लेते हैं हम लोग। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसमें स्केल क्या होता है। स्केल क्या होता था, मैंने बताया था आपको, मैप डिस्टेंस ओवर ग्राउंड डिस्टेंस। जो स्केल होते थे वो मेरे कौन कौन से होते थे, तो प्लेन स्केल होता था मेरा, एक होता था प्लेन स्केल जिसमें हम लोग 2 डायमेंशन लेते हैं, एक होता है आपका डायगोनल स्केल जिसमें हम लोग 3 डायमेंशन कंसीडर करते हैं, है ना। फिर उसके बाद पढ़ा मैंने, इसमें भी मेरे जो डायगोनल स्केल होते हैं इसमें फिर होता है एक और वर्नियर। आपका 3 टाइप के स्केल होते थे, एक होता है आपका वर्नियर। वर्नियर में एक तो डायरेक्ट वर्नियर होता था और एक होता था रिट्रोग्रेड वर्नियर। तो डायरेक्ट वर्नियर में क्या था, मेरा n-1 डिवीज़न था। तो लीस्ट काउंट होता था वो आपका क्या होता था, S/N, जो भी स्केल होता है, और नंबर ऑफ डिवीज़न। और रिट्रोग्रेड वर्नियर में जो मेरा फॉर्मूला निकल के आया था वो मेरा क्या था, NV n+1 × S। और जो डायरेक्ट में क्या आया था, NV नंबर ऑफ डिवीज़न -n-1 × स्केल। इसमें सॉरी प्लस होता है, ये आपका किस में होता है, रिट्रोग्रेड में, और इसमें जस्ट इसका अपोजिट। अगर इसका जो आपका नंबर ऑफ डिवीज़न 39 आ रहा है मान लीजिए इसका, तो इसमें डायरेक्ट वर्नियर में एक कम आएगा, तो ये आपका रिट्रोग्रेड वर्नियर का है, और डायरेक्ट वर्नियर में एक कम आएगा आपका n-1 × S। ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें उसको डायमेंशनलेस बनाना होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 1 सेंटीमीटर = 10 मीटर का स्केल है, तो इसका रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन क्या होगा आपको, तो 1 सेंटीमीटर। और अब आपको इसको डायमेंशनलेस बनाना है, तो डायमेंशनलेस बनाने के लिए आपको पता है 10 मीटर है नीचे, तो हमें बड़े में अगर बनाना है, अगर छोटे में करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 10 मीटर है, तो छोटे में करना है डायमेंशनलेस, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर तो 1000 आ जाएगा आपका, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो जाएगा आपका। और ये स्केल 1 सेंटीमीटर 10 मीटर ये किसका होता है, बिल्डिंग साइड का होता है। लोकेशन का क्या, लोकेशन ऑफ सर्वे का कितना होता है, 1 सेंटीमीटर = 50 मीटर to 200 मीटर। और आपका इसी तरीके से
जो आपका टाउन प्लानिंग होता है उसका होता है 150 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर टू 100 मीटर, 50 मीटर टू 100 मीटर। ये किसका होता है? टाउन प्लानिंग का। कई बार आपका कॉडिस्टल का पूछा जाता है। कॉडिस्टल जो होती है बाउंड्री लाइन को मेजर करने के लिए हम लोग कॉडिस्टल का यूज़ करते हैं, और इसका जो स्केल होता है 1 सेंटीमीटर इजिकल टू, अब कॉडिस्टल आपकी बाउंड्री लाइन बड़ी है तो उसको स्केल आपका बड़ा लेना पड़ेगा, तो इसका 5 मीटर टू 0.5 किलोमीटर, इतना आपको स्केल रखना ही पड़ेगा। अब जोग्राफिकल मैप, जोग्राफिकल मैप में तो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, फॉरेस्ट पूरा, बिल्डिंग सब, तो उसका स्केल और बड़ा होगा आपका, तो वो कितना होगा 5 किलोमीटर टू 160 किलोमीटर। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है इसमें, फिर हमने चेन सर्वे में पढ़ा कि बेस लाइन क्या होती है, लॉन्गेस्ट लाइन होती है आपकी मेन स्टेशन को कंट्रोल करने, कंट्रोल पॉइंट्स जो है वो उसको मेन के स्टेशन होते हैं। फिर चेक लाइन पढ़ाई मैंने एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, फिर टाई लाइन बताई मैंने कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम टाई लाइन का यूज़ करते हैं। फिर उसमें कुछ एंगल मेजरिंग डिवाइस बताई थी मैंने, 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस होती है, वो आपकी ऑप्टिकल स्क्वायर होती है, प्रिज्म स्क्वायर होती है, क्रॉस स्टाप होती है, ये बताई थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ चेन बताई थी मैंने, जैसे कि मेरी जो चेन से हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं, और जो कंपास सर्वे होता है उससे हम एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। तो मैंने बताया था इसमें तो हम लोग चेन यूज़ करते हैं, मैट्रिक चेन होती है आपकी, गंटर चेन होती है, रेवेन्यू चेन होती है, इंजीनियर चेन होती है ना, रेवेन्यू चेन होती है आपकी, एक इंजीनियर चेन होती है। तो एक मैट्रिक चेन जैसे मेरी एक 20 मीटर की चेन है, और एक आपकी ये होती है आपकी 30 मीटर की। एक लिंक जो है 1 मीटर में आपके 5 लिंक होते हैं, तो ये आपकी 100 लिंक की होगी, ये आपकी 150 लिंक की होगी, और एक लिंक बराबर होता है आपका 200 mm या फिर 20 सेंटीमीटर का। तो इसी तरीके से फिर आपकी जो रेवेन्यू चेन होती है वो 33 फीट की होती है, उसमें 16 लिंक होते हैं, और जो इंजीनियर चेन होती है 100 फीट 16 लिंक होते हैं। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी इसमें। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट के लिए चेन और टेप दोनों जो भी हम लोग टैप यूज़ करते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया है इसमें। अब कौन कौन सी टेप पढ़े थे हम लोगों ने, मेटेलिक टेप पढ़ा था इसमें, इनवा टेप पढ़ा था आपका, और क्लोथ एंड वायर टेप पढ़ा था, स्टील टेप पढ़ा था हमने। तो वो सारी की सारी हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, वो मेरे वीडियो हैं, आप देख लेना अच्छे से। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें पढ़ा कंपास सर्वे। कंपास सर्वे से हम लोग एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। कंपास सर्वे मेरे 2 तरीके के होते थे, एक तो होता था आपका प्रिज्मेटिक कंपास, एक होता था आपका सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में हम WCB मेजर करते हैं। WCB में क्या होता है 0 से 360 तक, और जो सर्वेयर कंपास था वो आपका 0 to 180 डिग्री। इसका जो प्रिज्मेटिक कंपास है इसका मैंने जो लीस्ट काउंट बताया था आपका 20 मिनट बताया था, तो इसका जो मैंने बताया था वो 15 मिनट बताया सर्वेयर कंपास में। इसकी जो नीडल होती है वो फ्री होती है, प्रिज्मेटिक कंपास की जो नीडल होती है वो अटैच होती है ग्रेजुएटेड सर्कल से। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था। इसके बाद WCB उसको कैसे आप कॉरेक्टर से WCB में कैसे चेंज करना है, सभी चीज़ मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। उसका फिर मैंने आपको बताया डिक्लिनेशन क्या होता था। डिक्लिनेशन एक होता था मेरा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और एक होता था मेरा ट्रू मेरिडियन। मेरिडियन कोई भी रेफरेंस पॉइंट होता था, है ना, फिक्स मेरिडियन से हम लोग मेजर कर रहे हैं किसी एंगल को, तो हम लोग क्या कहते थे उसको डिक्लिनेशन कहते थे। नॉर्थ और साउथ के रेफरेंस में करो तो आप ट्रू मेरिडियन, और अगर वो नॉर्थ और साउथ अगर टिल्ट है और उसके रेफरेंस में एंगल मेजर कर रहे हो आप, तो वो क्या कहलाता आपका मैग्नेटिक बियरिंग कहलाता था। इसके बाद हम लोगों ने डिक्लिनेशन पढ़ा था। डिक्लिनेशन जैसे आपको निकालना है थीटा ई निकालना है, तो वो आपका क्या निकालना था, ईस्ट साइड डिक्लिनेशन निकालना है, तो ट्रू बियरिंग माइनस क्या कर रहे थे आप, मैग्नेटिक बियरिंग कर रहे थे ईस्ट डिक्लिनेशन निकालने के लिए। और वेस्ट डिक्लिनेशन निकालना है आपको, तो ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग माइनस ट्रू बियरिंग कर रहे थे हम लोग, तो ये आपका मैग्नेटिक बियरिंग डिक्लिनेशन आ गया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें ट्रैवर्स सर्वे। ट्रैवर्स सर्वे में क्या कर रहे थे हम लोग, थ्योलाइट और चेन की हेल्प से हम लोग एक ट्रैवर्स ड्रॉ कर रहे थे हम लोग, वो लाइन जो कि हमारी क्लोज हो सकती थी। जो मेरा ट्रैवर्स होता था वो मेरा ओपन और क्लोज ट्रैवर्स होता था। उसमें हम लोगों ने जो है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर भी पढ़ा। क्लोजिंग एरर को
अगर हमारा वो ट्रैवर्स ड्रॉ किसी तरह क्लोज नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए हम लोगों ने वॉर्डेज रूल पढ़ा था, जिससे हम लोग उसको क्लोज कर रहे थे। समझ में आ गया था आपको अच्छे से सारी चीज़ें। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, फिर प्लेन टेबल सर्वे पढ़ा था, जिसमें हम लोग एलिडेट और कंपास और जो है प्लम्बॉब की हेल्प से हम लोग ग्राउंड की जो डिस्टेंस थी उसको हम लोग अपने मैप डिस्टेंस पे मेजर कर रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसमें लेवलिंग पढ़ा था। रिड्यूस लेवल होता है, एक बेंचमार्क होता है। कोई भी मान लीजिए आपने इंस्ट्रूमेंट पुट करा आपने, तो पहली रीडिंग आपकी क्या बताई थी मैंने, बैक साइड, और फिर जो लास्ट वाली रीडिंग होती थी वो फोर साइड, और उसके बीच में जो भी रीडिंग हो रही थी वो बेंचमार्क हो रहा था। वो मेरा क्या है, इस समय मुंबई में है। जो मीन सी लेवल से जो भी आप रेफरेंस लेते हो तो वो आपका क्या है इस समय मुंबई है। पहले उससे पहले क्या था, कराची था। इसी पे फिर हम लोग इस पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे थे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिड्यूस लेवल प्लस, रिड्यूस लेवल क्या, बेंच मार्क प्लस बैक साइड। फिर रिड्यूस लेवल किसी नेक्स्ट पॉइंट का निकालने के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड पढ़ा था हम लोगों ने। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, जिससे कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद हम लोगों को लेबलिंग पढ़ाता है। इसमें जो है कई तरीके की लेबलिंग होती थी। प्रोफाइल लेबलिंग होती थी मेरी, एक प्रिसीज लेबलिंग होती थी, सबसे ज़्यादा मोर एक्यूरेट होती थी। डिफरेंशियल लेबलिंग होती थी, जो कि हम लोग नॉन इंटरविजिबल पॉइंट के लिए यूज़ कर रहे थे। फ्लाई लेबलिंग हो रही थी, जो कि हम लोग, और ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग, बैरोमेट्रिक लेबलिंग, ये सारे के सारे हम लोग इसमें लेबलिंग पढ़े थे। क्योंकि हमारी लेबलिंग कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। एक तो हमारी डायरेक्ट लेबलिंग होती थी, पढ़ा था मैंने, और एक पढ़ा था मैंने इनडायरेक्ट लेबलिंग। तो इनडायरेक्ट में तो जो कि मेरे इनविजिबल है वो सारी लेबलिंग, और जो डायरेक्ट लेबलिंग है जो कि मेरी देखने वाली है, जो आपको पॉइंट जो दिख रहे हैं डायरेक्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक और बैरोमेट्रिक, और इन सबसे एक्सटेरियर लेबलिंग से हम लोग को डायरेक्ट लेबलिंग कही थी। और जो मेरी नहीं दिख रही थी, डिफरेंशियल, प्रोफाइल और प्रिसीज लेबलिंग है और रेसिप्रोकल लेबलिंग है, ये सब मेरी इनडायरेक्ट लेबलिंग हो रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने रेसिप्रोकल लेबलिंग को अच्छे से समझा था। जब भी आप क्या करते हो कि कोई भी पॉन्ड या फिर रिवर की वजह से आपका क्या होता है, इनविजिबल पॉइंट है, उसको आप नहीं मेजर कर पा रहे हो, तो आप इंस्ट्रूमेंट एक पे रखोगे और इसकी रीडिंग लोगे। फिर आप नदी को इस पार है उसकी रीडिंग लोगे, तो ए रीडिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बी। फिर आप इंस्ट्रूमेंट बी रखोगे और फिर यहाँ से एक स्टाफ रखोगे, इसकी रीडिंग ए डैश कहलाई थी। और फिर आपकी यहाँ पे जो नदी को इस पार है उसकी बात, तो आपने इंस्ट्रूमेंट दो जगह, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट उसको हटा करके आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये आपका बी डैश ए डैश। तो आपका एग्जैक्ट डिफरेंस निकल के आ रहा था यहाँ पे। तो इसके एक फॉर्मूला निकल के आया था, एच इजिकल टू एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डैश और अपॉन 2 था। तो ये सिंपल कुछ फॉर्मूले थे, मैंने बहुत अच्छे से समझाए थे, आप देख लेना अच्छे से। उसके बाद फिर मेरा कर्वेचर ऑफ द करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर बताया था मैंने, जो कि मेरा माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r होता था। और इसकी जो वैल्यू आती थी वो मेरी कितनी आती थी, माइनस 0.07849 डी स्क्वायर थी मेरी वैल्यू, देख लेना यार। उसके बाद रिफ्लेक्शन की वजह से मेरा कुछ करेक्शन आया था, ये हमेशा पॉजिटिव आता था। इसकी वैल्यू मेरी कितनी 1.7 cc थी। इसकी जो वैल्यू आई थी 0.01121 डी स्क्वायर आ रही थी। इसके अलावा मेरी कंबाइन की वजह से मेरी कुछ वैल्यू आ रही थी, तो जो कि मेरा प्लस माइनस मेरा क्या हो रहा था, माइनस। तो इसकी वैल्यू मेरी 0.06728 डी स्क्वायर, ये हम लोगों ने देखा हुआ था। उसके बाद फिर क्या बताता मैंने, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन बताया था। डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन के लिए मेरा क्या फॉर्मूला था मेरा, कि अगर आप सन, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा दूर खड़े हो, सन पे खड़े हो और फिर आप अर्थ को देख रहे हो, तो वो क्या काफ़ी दूर हो, तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन निकालना था, जो कि कर्वेचर और रिफ्लेक्शन की वजह से उसमें कुछ उसकी हाइट भी आ रही थी। तो एक फॉर्मूला निकल के आया था 3.85 3 और अंडर रूट में ये आया था सी। इसका सेंसिटिविटी निकाला था मैंने, जो कि मेरी बबल की वजह से आ रही थी। तो सेंसिटिविटी के लिए मैंने क्या बताया था यहाँ पे, एस ओवर एन डी, सेंसिटिविटी ऑफ बबल। जो एस था वो क्या था, डिफरेंस बिटवीन टू स्टाफ रीडिंग, और एन का था नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द बबल। इसके बाद फिर मैंने बताया था आपको कंटूर। कंटूर क्या था, कोई भी इमेजनरी लाइन थी जो कि मेरी इक्वल एलिवेशन पॉइंट को
ऑफ द सरफेस को मेजर करने के लिए हम लोग कंटूर का हेल्प करते हैं। कंटूर इंटरवल क्या था, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कंटूर था, और कंटूर लाइन क्या थी मेरी, जो भी हमारे एलिवेशन पॉइंट है उसको मेजर करने के लिए हमने कंटूर लाइन की यूज़ करा था। कंटूर इंटरवल जैसे कि मैंने बताया था बिल्डिंग साइड्स का कितना था, स्केल तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मीटर। इसका जो कंटूर इंटरवल कितना था 0.2 टू 0.5 मीटर के करीब था। और जो आपका टाउन प्लानिंग का था वो कितना 0.5 से लेकर के 2 तक था। जो लोकेशन सर्वे का था वो आपका 2 से 3 था। इसके बाद फिर हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम एरिया, इनके एम्बैंकमेंट, ये सारे फॉर्मूले मैंने हम लोगों ने निकाले थे। अब हम लोग देखते हैं टेक्नोमेट्री। देखो फ्रेंड, जो टेक्नोमेट्री होता है ये एक प्रकार का ट्रांसेक्ट हेडलाइट होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग लाइन ऑफ साइट मेजर करते हैं। तो देखो जो सिंपल हेडलाइट होता है उसमें जो क्रॉस शेयर्स होते हैं वो एक वर्टिकल और एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है, पर लेकिन जो ट्रांसिट हेडलाइट होता है उसमें मेरे 3 क्रॉस हेयर्स होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसको हम लोग स्टेडिया भी कहते हैं। तो ये डायफ्राम जो होता है मेरे किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें फिट होता है हेडलाइट, तो उसमें 3 क्रॉस हेयर्स होते हैं। तो यहीं से हम लोग इसको मेजर करते हैं। इसको हम लोग S1 कहते हैं, लाइन ऑफ साइट 1, और ये S2 और ये आपका S3। इसका जो डिफरेंस आता है वो मेरा क्या आता है, S आता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्टाफ रीडिंग से, जिससे हम लोग उसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कर लेते हैं हम लोग। दस टेक्नोमेट्री इज यूज फॉर बोथ वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। ये आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मेजरमेंट करने के लिए हमारा टेक्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। और हम लोग हिली एरिया में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं सकते हो तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो डी ये क्या बन जाता है आपका, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि आपने ये इंस्ट्रूमेंट पुट करा है यहाँ पर, पहली साइड ले लिया अपनी बैक साइड। इसके बाद जो स्टाफ रखा है इसमें, जब आपने देखा कि इसमें जो आपके 3 जो है स्टेडिया एयर्स लगे हुए हैं, तो ये S1 S2 और ये आपका S3, इसका एग्जैक्ट डिफरेंस कितना आ गया, S आ गया। तो जब आप इसकी रीडिंग लोगे तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता था KS और प्लस C एडिटिव कांस्टेंट, तो वही है इसमें मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द स्टाफ रीडिंग ऑफ द अपर एंड लोअर स्टेडिया ऑफ द वायर्स, स्टेडिया कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये आपका निकल है। जो कि हम लोग हमेशा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट लेते हैं वो 100 लेते हैं। इसके बाद ये इसको हम लोग हिली एरिया में यूज़ करते हैं मोस्टली, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसको हम लोग मेजर करने के लिए कोई रेडियल लाइन्स है, रेडियल लाइन से हम लोग क्या करेंगे, उसको उसका एंगुलर इंटरवल को मेजर करते हैं, पैक को गाड़ते हैं और इंस्ट्रूमेंट को पुट करते रहते हैं और उसकी स्टाफ रीडिंग लेते रहते हैं, जिससे हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं और वो कंटूर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बाय इंटरपोलेशन मेथड से। सिंपल है यार, कर लेना इसको। इसके बाद देखते हैं हम लोग टेक्नोमेट्री को, मैंने अच्छे से यहाँ पर समझाया है। देखो अब क्या है, आपने टेक्नोमेट्री जो आप कैसे कर रहे हो उसको, रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट एज वेल एज द डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ लोकेशन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। ये जो है आपने कोई भी टेक्नोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट रखा, उसमें क्रॉस हेयर 3 है, तो 3 स्टाफ रीडिंग आएंगी आपकी, साइड 3 साइड 2, इनका जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग स्टाफ इंटरसेप्ट कहते हैं। तो S1 और S3 का डिफरेंस वो क्या कहलाएगा आपका, स्टाफ इंटरसेप्ट। जो S2 होगा वो आपका यूज़ फॉर रिड्यूस लेवल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद आप जो पहली रीडिंग लोगी वो आपकी क्या कहलाएगी, बैक साइड कहलाएगी, जो फर्स्ट रीडिंग लोगे आप, और ये आपका क्या कहलाएगा, बेंचमार्क कहलाएगा। तो वही चीज़ है। इसके बाद आपने स्टाफ, अब आपको इसका डिस्टेंस मेजर करनी है। मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ऐसी ट्रेन है, अनड्यूलेटेड ट्रेन है, अब इसकी आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। तो डिस्टेंस जो आपकी मेजर करोगे तो क्या करोगे, आपको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो D इजिकल टू मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, जो भी आपका डिफरेंस ऑफ दी रीडिंग स्टाफ रीडिंग है वो क्या है, KS, और जो प्लस इसमें जो भी कर्वेचर रिफ्रेक्शन पे जो एडिटिव कांस्टेंट आएगा वो आपका C। बस सिंपल है, ये आपने लगा दिया, फॉर्मूला पुट कर दिया और निकल के आ गया वो डिस्टेंस। अब जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है वो K है, उसकी वैल्यू हमेशा हमें 100 लेनी होती है, और एडिटिव कांस्टेंट है वो क्या है, 0 है, क्योंकि ये कर्वेचर और रिफ्लेक्शन का एडिटिव कांस्टेंट है ये। इसके बाद क्या है आपका, अब इसमें कुछ केस बनते हैं मेरा।
स्टाफ कैप्ट एट वर्टिकल, अगर आप उसको वर्टिकल आप कैप्ट कर रहे हो तब, तो स्टाफ इंटरसेप्ट आपका परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ साइट। स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होगा आपका, स्टाफ इंटरसेप्ट क्या बताया था मैंने, एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन टू स्टाफ रीडिंग, जो भी आपका स्टेडिया वायर्स है। तो जब आप उसको क्या कर रहे हो, वर्टिकल पुट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट पुट करा आपने, तो इसका जो एंगल बनेगा कुछ इसमें थीटा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि वो वर्टिकल रखा हुआ है। तो एल इजिकल टू क्या हो जाएगा, के एस प्लस थीटा, क्योंकि कुछ एंगल इसमें बन रहा है। इस एंगल की वजह से इसका जो 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 लेंथ होगी वो क्या होगी, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, वो तो आ नहीं है। और जो इसका जो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो क्या है, एस, पर थीटा की वजह से कुछ आ रहा होगा, ये आप देख रहे हो थीटा की वजह से, एस कॉस थीटा प्लस एडिटिव कांस्टेंट, सिंपल है यार। इसी तरीके से स्टाफ कैप नॉर्मल, अब बिल्कुल क्या रखा हुआ, नॉर्मल रखा हुआ है, जो कि मेरा इंक्लाइंड है लाइन ऑफ साइट। तब क्या करोगे आप, तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है यार, तो थीटा ही बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एल इजिकल टू के एस प्लस सी आ जाएगा। ये आपको याद रखना है जब आपका इंक्लाइंड बन रहा है, जब आपका स्टाफ कैप कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। इसके वजह से जो अब हम लोग देखते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ टैकोमेट्री क्या है। देखो, तो टैकोमेट्री क्या है, कोई भी टैकोमेट्री में हम लोग एक टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, उस टेलीस्कोप को रखते हैं हम इंस्ट्रूमेंट पर, और उससे हम लोग स्टाफ की रीडिंग लेते हैं। तो स्टाफ की जो पहली रीडिंग होती है, क्योंकि इसमें 3 क्रॉस एयर्स होते हैं, 3 स्टाफ की रीडिंग होगी, तो S3 ये आपका कहलाएगा S3, S2 और ये आपका S1। स्टाफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। जैसे ही आप ये आपका क्या होगा, यहाँ से आप फोकस करोगे, आईपीएस होगा, ये आपका क्या होगा, जिसका लेंस होगा। इस लेंस से जब आप इसको स्ट्राइक करोगे तो यहाँ से इसकी रीडिंग जो है यहाँ पे लोगे आप। इसके बाद ये स्ट्राइक करके यहाँ पे इसका जो इमेज बन जाएगी, तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी यहाँ पे। अब आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको, जो आप जिससे आप जिस फोकस से आप जिस जहाँ से देखोगे आप उसको हम लोग कहेंगे आई, और जो आपकी लेंस से लेकर के आपकी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। और जो भी आपका वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस से लेकर लेंस तक की डिस्टेंस उसको हम लोग कहेंगे डी डिस्टेंस। और जो भी आपकी वर्टिकल वो एक्सिस से लेकर के लेंस तक की डिस्टेंस है, सॉरी आई पीस से लेकर के आपकी लेंस तक की डिस्टेंस है, उसको बी कहेंगे। और लेंस से लेकर के आपकी जो भी आपका स्टाफ है उसकी की डिस्टेंस वो आपका क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा। तो ये जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट रखा है वहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी जो आपकी ये जो वर्टिकल स्टाफ रखा है ये आपका यू प्लस डी हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा आपको अच्छे से ये क्या है। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, फॉर आईपीस ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होता है 1/f इजिकल टू 11th क्लास में बी प्लस यू। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल से एस अपॉन आई, ये देखना आप, एस अपॉन आई और बी अपॉन यू, इन दोनों को हम लोग u अपॉन बी इससे हम पुट करेंगे। यहाँ से हम लोग v की वैल्यू निकाल लेंगे। इस v की वैल्यू हम लोग इसी फॉर्मूले में दोबारा पुट कर देंगे, और फिर यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट को निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना आएगा, f अपॉन आई आ जाएगा, और जो एडिटिव कांस्टेंट आ जाएगा वो f प्लस डी आ जाएगा। बस समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसके बाद है आपका एनालिटिक लेंस। एनालिटिक लेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी एनालिटिक लेंस के लिए स्टेट हम लोग लेते हैं उसकी, तो ये आपका जो एंगल बन रहा है ये बीटा बन रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड स्टाफ, वही आपका क्या कहलाएगा, हम लोग एनालिटिक लेंस के लिए हम लोग उसका सिर्फ यूज़ करेंगे। एक्सिस आपका कहाँ पर रखा हुआ है, ये, और यहाँ से लेकर के आपकी स्टाफ तक की रीडिंग, या इसी की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एनालिटिक लेंस निकाल लेंगे। तो इसमें हम लोग टेन थीटा लगा देंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर S/2 ओवर बेस 100s, क्योंकि यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, 100s हो जाएगी, KS। बस की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग एनालिटिक लेंस निकाल लेंगे। अब इसमें जो केस बनते हैं, कुछ केस बनते हैं, एक तो बनता हुआ आपका एंगल ऑफ एलिवेशन का केस।
एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, हम लोग 4 केस बनते हैं, आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने बताया था, कैप्ट आप वर्टिकल रखोगे आप स्टाफ को, और आप रखोगे एक नॉर्मल। तो अगर आप वर्टिकल रख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप वर्टिकल की वजह से निकालोगे और नॉर्मल की वजह से निकालोगे। अब देखिए इसमें जब आप वर्टिकल रखा है तो मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट रखा है और यहाँ से आप एलिवेशन निकाल लो, तो अब वो कुछ भी आपकी जो ग्राउंड है वहाँ से कुछ आप स्टाफ कुछ ऊपर रखोगे, तो वहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो जो थीटा बन रहा है तो वो एल इजिकल टू क्या हो जाएगा, के एस कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा यहाँ पे, तो एल कॉस थीटा हो जाएगा ये। और कुछ हाइट पे तो ये H1 हो जाएगी इसकी हाइट, और जो इसकी लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी, स्टाफ इंटरसेप्ट हो जाएगा। और ग्राउंड से लेकर से यहाँ तक की डिस्टेंस जिसको हम लोग क्या कह देंगे वी। और जब ये एंगल आपका थीटा है तो वर्टिकल से डिस्टेंस जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, एल साइन थीटा बन जाएगा। तो वही चीज़ है, इसकी जो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, एस इंक्लाइन लेंथ क्या हो जाएगी, के एस कॉस थीटा प्लस सी, है ना। और जो जो मेरी डिस्टेंस थी वो क्या थी, एल इजिकल टू के डिस्टेंस इक्वल टू एल कॉस थीटा, ये देख रहे हैं आप। और एल की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। जब आप एल की वैल्यू पुट करोगे तो आपका के एस कॉस थीटा आप निकल आएगा यहाँ पे। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ये वैल्यू आपने एल की वैल्यू पुट कर दी तो के एस कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो के एस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। सिंपल है। इसकी वर्टिकल की वजह से मैंने क्या बताया था, साइन थीटा बनेगा एल साइन थीटा, तो बस एल की वैल्यू पुट कर दोगे तो वो भी निकल आएगा आपका। अब इसी तरीके से अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब आप क्या रखा है, स्टाफ कैप्ट वर्टिकल रखा है आपने, और डिप्रेशन की वजह से भी निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग रिड्यूस लेवल भी निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन है और इसका आपको क्या निकालना है, रिड्यूस लेवल निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, तो देखिए अब रिड्यूस लेवल ऑफ बी निकालना है, तो इसमें रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क ये माइनस करना पड़ेगा, प्लस S1 जो भी आपकी साइट 1 होगी वो माइनस करनी पड़ेगी, वो प्लस करना पड़ेगा इसमें, प्लस वर्टिकल हाइट वो आपको ऐड करनी पड़ेगी, S1 प्लस वर्टिकल हाइट ये और ये यहाँ पे। और इसके बाद आपको जो H1 है इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, RL बी के लिए, RL बी के लिए बेंचमार्क प्लस S1 प्लस वर्टिकल माइनस H1 आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन का एलिवेशन निकाल लो नेक्स्ट पॉइंट के लिए। सिंपल है, आपको क्या कर देना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो भी आपकी नेक्स्ट साइट है उसको माइनस कर देना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कर सकते हो, स्टाफ कैप्ट वर्टिकल। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है तो इसमें आप क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट पुट कर देना है पहली साइड, उसके बाद अब वर्टिकल रखा हुआ है स्टाफ, तो जो एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा वो क्या हो जाएगा, एल इजिकल टू के एस कॉस थीटा प्लस सी। और ये आपका H1 जो कि यहाँ पे हाइट है इसकी ग्राउंड से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये आपका S क्योंकि S1 है वो क्या है आपका, मैंने बताया था वो किसका काम कर रहा है, बेंचमार्क का। तो ग्राउंड से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी कि बेंचमार्क H1 प्लस S और ये आपका B। तो यहीं से पहले तो हम लोग इसका रिड्यूस लेवल ऑफ बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए क्या है, आपको बेंचमार्क प्लस जो भी S1 होगा वो, और उसके बाद माइनस वर्टिकल हाइट माइनस H1 आ जाएगा आपका, माइनस H1, और ये कंबाइंड करेक्शन। तो आपको क्या करना है इसमें, पहले तो आपको जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस पहली बैक साइड, इतना तो आपको समझ में आ ही है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, नेक्स्ट और जो है वो उसको माइनस कर देंगे। हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया, उसके बाद फिर क्या करना है, फोर्थ साइड और इंटरमीडिएट साइड। तो फोर्थ साइड आपकी क्या है, माइनस V माइनस H1, तो यहाँ से हम लोग वो भी कर देंगे। सिंपल है,
इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन स्टाफ कैप्ट अगर नॉर्मल है आपका। नॉर्मल के लिए मैंने बताया था मेरी जो एल की वैल्यू थी वो मेरी क्या थी, एल इजिकल टू के एस प्लस सी थी। और जो आपका जो थीटा है एंगल, इसकी वजह से एल कॉस थीटा, और वर्टिकल है वो आपका क्या हो जाएगा, एस साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। बस इंक्लाइन लेंथ है, यहाँ पे आपको पुट कर देनी है डी इजिकल टू एल कॉस थीटा है, डी इजिकल टू क्या है, एल कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू पुट करोगे आप तो ये यहाँ पे पुट कर दोगे कॉस थीटा तो आ ही जाएगा प्लस सी, डिस्टेंस इजिकल टू एल कॉस थीटा प्लस एच वन साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर। ये आप डिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ पे एल कॉस थीटा प्लस ये जो डिस्टेंस है आपकी एच वन साइन थीटा। अगर क्योंकि आप मेरा जो जो वो है क्या रखा हुआ है आपका स्टाफ नॉर्मल रखा हुआ, मतलब इंक्लाइंड रखा है किसके, ये जो है लाइन ऑफ साइट के, लाइन ऑफ साइट है इसके क्या रखा हुआ है, इंक्लाइंड रखा हुआ है। तब तो जो एल कॉस थीटा प्लस एच वन साइन थीटा ये आप उसको ऐड कर दोगे तो ये आपका निकल आ जाएगा ओरिएंटल डिस्टेंस। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से? नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं उसको समझाऊंगा अच्छे से और एक बार। इस तरीके से आप वर्टिकल हाइट भी निकाल लोगे। वर्टिकल हाइट आपकी एल साइन थीटा है और एल साइन थीटा की वैल्यू आप पुट कर दोगे के एस प्लस सी। अब ये स्टाफ चौथा केस है, इसमें लास्ट केस है जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए। स्टाफ इज कैप्ट नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या, वो इंक्लाइंड वाला केस है, और एल की वैल्यू आपकी के एस प्लस सी होगी, और जो स्टाफ इंटरसेप्ट होगा वो, अब यहाँ पे एल कॉस थीटा, अब ये जब डिप्रेशन में है तो क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे एच वन साइन थीटा, सिंपल है यार। इसी तरीके से वर्टिकल हाइट तो वो एल साइन थीटा होगा ही होगा, क्योंकि मेरा हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या बन जाता है एल कॉस थीटा, और वर्टिकल से एल साइन थीटा, तो के एस प्लस सी एल की वैल्यू पुट कर दोगे आप यहाँ पर नॉर्मल के केस में। अब इसका रिड्यूस लेवल निकालना है तो आपको क्या हो जाएगा, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंच मार्क प्लस एच वन साइड जो कि मेरी बैक साइड है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के वो आपकी क्या निकालनी है, इसमें जो भी आपकी फोर साइड है उसको माइनस कर देना है। तो फोर साइड आपकी क्या क्या बन रही है, एच वन कॉस थीटा और माइनस बी वन बन रहा है आपका। तो बस यहीं से आप पुट कर दोगे वो आपका निकल आएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए और अच्छे से मैं क्लियर करूँगा।